है वृद्ध पोषक तत्वों के कार्य। तो जैसा कि हम एग्रीकल्चर के अंदर टॉपिक हमारा चल रहा था पोषक तत्व, और पोषक तत्वों के अंदर भी हम लोग आज पढ़ेंगे पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या हैं। पोषक तत्व जो है आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व देखे, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है धातुएं थी, जैसे कि कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, है ना, आयरन हुआ, जिंक हुआ। तो ये सारी हमने पढ़ी। अब हम एक एक करके उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कार्य, उनका मुख्य कार्य क्या क्या है। तो वृद्ध पोषक तत्वों के कार्यों के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुख्य कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका वो प्राप्त कहां से होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो तो सीधा वायुमंडल से प्राप्त होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की एक और मात्रा जो है वो जल से प्राप्त होती है। जैसे जल का फार्मूला H2O होता है, तो वो ऑक्सीजन जल से भी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन जो है वो जल से प्राप्त होगी, और कार्बन जो है वो उनको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या एयर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कार्बन की जो मात्रा है वो मृदा में ह्यूमस जो उपस्थित होता है वहां से भी प्राप्त होती है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो वायु और जल से इनका अवशोषण जो है वो पौधे के द्वारा कर लिया जाता है। तो वायु और जल के से भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होते हैं। मुख्य अगर मात्रा की अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद आता है कि इसमें कितनी कितनी मात्रा उपस्थित होती है। तो देखिए शुष्क पादप जो है उसके अंदर 46% कार्बन होता है। ठीक है, जो सूखे हुए पादप हैं अगर उनको उनमें मात्राएं देखी गई तो 46% कार्बन, 40% उसमें ऑक्सीजन होती है और 8% हाइड्रोजन होती है। तीनों को अगर आप टोटल करोगे तो 94% हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि पादप का बहुत ज्यादा भाग जो है वो इन तीन तत्वों से ही मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी कि 94% भाग जो है पादप का वो इन तीनों से ही बना होता है। ठीक है, मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो पादप वृद्धि और विकास के अंदर मुख्य योगदान जो है वो इन्हीं का ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो पादप वृद्धि जो है उसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे जैसे पादप का शरीर जो है वो बढ़ता है पौधे का, तो उसके अंदर मुख्यतः सेलुलोज जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो सेलुलोज जो है उसका फार्मूला भी अगर आप देखोगे तो C12H22O11 होता है। तो इसमें आप देखोगे फार्मूले में सिर्फ 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मुख्यतः यही इसके अंदर जो है उसकी वृद्धि और विकास के अंदर मुख्य योगदान इनका होता है। पादप संरचना का निर्माण, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि पादप कोशिकाएं जो है वो सेलुलोज से बनती हैं, या सेलुलोज जो है उसके अंदर मुख्यतः पाया जाता है। तो पादप की जो संरचना है वो किससे निर्मित है, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो जैसे पादप के शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिनको कि हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण है वो भी एक जैव रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर या और जो है क्रियाएं हैं उनके लिए जो ऊर्जा का सोर्स है वो कौन है, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। यानी कि जो ऊर्जा है मुख्यतः इससे प्राप्त होती है। पादप के जीवन का आधार जो है ये 3 ही एलिमेंट मुख्य रूप से होते हैं। यानी कि अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा दें तो इसके बगैर किसी भी हरे पादप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन, पादप जीवन का आधार जो है वो ये 3 एलिमेंट मुख्य रूप से होते हैं। और अगर हम जीवों की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट जो हैं वो जंतुओं के जीवन का आधार है। ठीक है, जो भी आपने आरएनए और डीएनए के बारे में सुना होगा, तो डीएनए के अंदर मुख्यतः ये 4 एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अब हम और पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कार्यों के बारे में कि नाइट्रोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के कार्य। तो देखिए नाइट्रोजन के जो कार्य हैं, नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पौधों के लिए। ठीक है, अभी हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करी है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो संरचना में मुख्य योगदान है उसका। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी पौधे में नाइट्रोजन उपस्थित ना हो तो वो पौधा कभी भी वृद्धि नहीं करेगा। तो देखिए कार्य क्या क्या है इसके। प्रोटीन का मुख्य भाग जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही बनता है। चलिए आपको मैं प्रोटीन के बारे में बताऊं कि अगर प्रोटीन को कभी तोड़ा जाए, प्रोटीन को यदि तोड़ा जाए तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों में टूटता है। ठीक है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन किसमें टूटेगा? एमिनो अम्लों में टूटेगा। ठीक है, प्रोटीन जब एमिनो अम्लों में टूटता है तो एमिनो अम्ल जो है उनका फार्मूला देखो क्या होता है। जैसे ये R का मतलब एल्कीन समूह है, ये कार्बन, ये हुआ COOH और ये हुआ NH2। यानी कि कार्बन के ऊपर जब COOH और NH2 समूह दोनों इकट्ठे जुड़े हों तो वो एमिनो अम्ल होता है। अब आप इसमें देखो कि ये नाइट्रोजन इसमें उपस्थित है या नहीं है। तो NH2 जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन इसमें देखो उपस्थित हुई कि नहीं हुई? हुई उपस्थित। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के बगैर अमीनो एसिड नहीं बनेंगे और अमीनो एसिड के बगैर प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रोटीन्स जो है अगर वो पौधे का जरूरी पार्ट होते हैं तो फिर उसका मुख्य भाग कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए प्रोटीन का मुख्य भाग जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा बनता है। तो इसका मुख्य कार्य ये है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंस आगे हम इसकी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। पादप के अंदर अगर परसेंटेज की बात करूं तो 1 से 5% तक, 1 से 5% तक जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, मृदा के अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन का अभाव होता है, इसीलिए बार-बार भूमि के अंदर अपने को उर्वरक डालने पड़ते हैं, खाद डालनी पड़ती है, या फिर उसके अंदर जो दलहन फसलें हैं वो उगानी पड़ती हैं ताकि जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़े और नाइट्रोजन स्थिरीकार जीवाणु वगैरह जो है वो पैदा हो। तो मृदा के अंदर सामान्यतः नाइट्रोजन का जो है वो अभाव रहता है। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो है सबको पता है 78% के आसपास होती है। नाइट्रोजन की वजह से वानस्पतिक वृद्धि जो है वो तेजी से होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि खाद डालने के बाद में पौधे जो है तेजी से वृद्धि करते हैं, या हम ऐसे कहते हैं कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? खाद डालते हैं। तो खाद में मुख्यतः क्या होता है? नाइट्रोजन ही तो होती है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो तेजी से वृद्धि करते हैं। पर्णहरित का प्रोटीन में मुख्य स्थान होता है। तो प्रोटीन की तो मैंने आपको बात बताई थी कि अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा अगर पर्णहरित की बात करें, क्लोरोफिल की बात करें, तो क्लोरोफिल की अगर संरचना आप देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन मुख्यतः उपस्थित होती है, इसलिए क्लोरोफिल और प्रोटीन के अंदर मुख्य स्थान जो है वो नाइट्रोजन का होता है। पौधों को गहरा भरा रंग प्रदान करती है। तो आप कभी भी देखना कि पादपों को अगर नाइट्रोजन की कमी हो पादपों के अंदर तो उसकी पत्तियां जो है वो हल्के हरे रंग की होती हैं। अगर आप उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हो, यानी कि उर्वरक डाल देते हो या खाद डाल देते हो, तो पादप जो है वो ज्यादा गहरे हरे रंग का हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि पादपों के अंदर गहरा हरा रंग जो है वो किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा होता है। सब्जियों के गुणों को बढ़ाता है, तो सब्जियों के अंदर जितने भी पौष्टिक गुण हैं उनको बढ़ाने में भी मुख्य योगदान किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। कोशिका भित्ति बनाने में, तो कोशिका भित्ति जो है भाई वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो कोशिका भित्ति के बारे में ये आता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। अगर आप कोशिका की संरचना देखोगे पादप कोशिका की, तो इस प्रकार से पादप कोशिका की संरचना होती है। ठीक है, ये द्विपर्णीय संरचना है। इसमें ये वो क्या होता है? केंद्रक होता है ना कोशिका, और बाकी कोशिका द्रव्य इसके अंदर होता है, डीएनए, आरएनए, सब वो सारी चीजें होती हैं। अब जो इसकी ये कोशिका झिल्ली है ना,
ये कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः प्रोटीन के द्वारा बनती है। मानव कोशिका की या जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये यहाँ पर प्रोटीन ही उपस्थित होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए। तो प्रोटीन उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि मुख्य इसमें तत्व जो कौन होगा, नाइट्रोजन ही होगा। तो कोशिका भित्ति बनाने के अंदर जो मुख्य योगदान है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। दाने और चारे में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा, इसका मतलब बढ़ जाता है नाइट्रोजन की वजह से। तो दाने हुए, चारा हुआ, उसके अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो फिर वो नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाती है। इसकी वजह से दाने सुडौल व गुदेदार बनते हैं। और दूसरा अगर कार्य की बात करें तो पादप ऊतकों के अंदर H2O जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पादप ऊतक जो है उनके अंदर वाटर जो है उसकी मात्रा को तो नाइट्रोजन क्या करती है, बढ़ा देती है और कैल्शियम की मात्रा को कम कर देती है, ठीक है। उत्तक किसको कहा जाता है, सबको पता है कि भाई उत्तक जो है ना कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जैसे कि ये अगर कोशिकाएं हैं, अगर ये कोशिकाएं हैं तो फिर इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। उत्तकों के बारे में आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, बायोलॉजी में उत्तक आएंगे। तो ये उत्तक हैं और इन उत्तकों के अंदर जल की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाती है और कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा जितनी कम होगी पादप जो है उतने ही लचीले होंगे और उतने ही वो जो है वो उनमें ऑक्सीकरण की क्रियाएं जो है या पर्णहरित की मात्रा ज्यादा बनेगी, उतने ही वो हरे होंगे, ठीक है भाई। तो ये तो हुआ नाइट्रोजन के कार्यों के बारे में, या नाइट्रोजन के लाभ हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या लाभ हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो है अगर वो पादप के अंदर सकारात्मक परिणाम दर्शाती है तो उसके साथ साथ उसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। यानी कि अगर पादप के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा डाल दी जाए तो फिर उसकी हानियां भी हो जाती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि पादप के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो फिर उससे हानियां क्या क्या होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो भाई अधिक नाइट्रोजन से हानियां क्या क्या हो जाती हैं। तो नाइट्रोजन का अगर लाभ है तो उसकी हानियां भी हैं, और हानियां क्या क्या है देखिए। क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से वृद्धि बढ़ती है, पौधों की जो वृद्धि है वो पौधे जो है वो तीव्रता से वृद्धि करते हैं, है ना। जैसा कि अभी हमने नाइट्रोजन के जो लाभ थे उन्हें पढ़ा। तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण क्या होता है कि पौधे जो वो ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अब ज्यादा लंबे होने की वजह से पादपों को जब उनकी सिंचाई की जाती है तो भूमि जो है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो पौधे क्या है नीचे गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है, क्योंकि वृद्धि अधिक होगी। अगर वृद्धि अधिक होगी तो पादप जो है वो क्या हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। कोमल पादप जो है भूमि की जब सिंचाई जब करी जाएगी तो वो उसके अंदर खड़े नहीं रह पाएंगे, जिससे कि वो गिरने लगते हैं। क्योंकि पौधे जो हैं वो कोमल हो जाते हैं नाइट्रोजन की वजह से, तो उसमें कीट पतंगों का और रोगों का आक्रमण जो है वो अधिक होता है। जैसे कि कोई दृढ़ चीज है ना, कोई ज्यादा ठोस वस्तु है तो उसके ऊपर कोई भी बाहरी चीज जो है वो आक्रमण आसानी से नहीं कर सकती, लेकिन जो सॉफ्ट है उसके ऊपर आक्रमण आसानी से होता है, ठीक है। तो ये कारण है इसका कि कोमलता बढ़ेगी, जिससे कीट पतंगों और रोगों का आक्रमण बढ़ता है। फसल जो है वो देर से पकती है। देर से पकने का कारण ये है कि जो नाइट्रोजन है, अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन की वजह से हरा रंग जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब पर्णहरित की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, हरे रंग में वृद्धि हो जाएगी। तो जब वो पर्णहरित ज्यादा मात्रा में होगा तो वो ज्यादा जो होगा पकेगा भी फिर देर से, है ना। पकने के लिए क्या होगा, पर्णहरित को क्या गायब होना पड़ेगा, तभी तो फसल पकेगी। तो फसल देर से पकती है। दाने की अपेक्षा भूसे की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। जो है सूखा सहन करने की क्षमता जो है वो पौधों में कम हो जाती है, क्योंकि पौधे जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उसके अंदर जो लचीलापन है वो अधिक होता है, इसलिए वो सूखा सहन करने की जो क्षमता है उनके अंदर वो कम हो जाती है।
फसल के भंडारण गुणों में भी कमी, क्योंकि फसल के भंडारण गुणों में कमी आने का कारण ये है कि अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो फसलें जो है उनके जो दाने होंगे, जो फल होंगे, वो कच्ची अवस्था में होंगे, यानी कि पके हुए नहीं होंगे। दाने जो है पूर्ण रूप से पकेंगे नहीं पकेंगे तो इसका मतलब वो जल्दी खराब होंगे। तो जब ऐसी फसलों को ज्यादा समय के लिए भंडारित किया जाता है भंडार गृहों में, यानी कि 6 महीने 1 साल तक जब वो पड़ी रहती हैं, तो क्या होता है, वो फसलें खराब होने लगती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण उसके अंदर जो दृढ़ता आनी चाहिए थी, जो पकाव आना चाहिए था, वो आता नहीं है। फिर इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने की फसलों के अंदर फिर जो शक्कर की मात्रा है वो कम हो जाती है नाइट्रोजन की वजह से, क्योंकि गन्ना जो है अभी भी जो है पूर्ण रूप से पकता नहीं है, पूर्ण रूप से पकेगा नहीं, तो उसके अंदर शक्कर की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और सेम ही इसके अंदर आलू में भी आपको याद रखना है कि आलू का जो कंद होता है, यानी कि जो फल है उसका, जो उसकी जड़ होती है, वो पूर्ण रूप से जो है वो निर्मित हो नहीं पाती, या हम कह दें कि आलू का जो कंद है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो हानियां हैं वो भी पौधे के लिए जो है उतना ही उनका योगदान है कि अगर हम नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा किसी भी फसल के अंदर नहीं रखेंगे या पर्याप्त मात्रा से ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो उसका जो है वो नुकसान भी पादपों को उठाना पड़ता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जब फसलों के अंदर किसान जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा या खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि पादप के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा को अगर हमने बढ़ाना है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी ही नाइट्रोजन उसको दी जाए। तो ये नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी हानियां क्या क्या है। फिर भी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि नाइट्रोजन जो है अगर इसकी हानियां भी है तो हानियों से ज्यादा इसके लाभ है। ठीक है, पौधों को अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो कभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, पौधे कभी भी हरे नहीं बनेंगे अगर नाइट्रोजन नहीं होगी। तो इसलिए नाइट्रोजन के लाभ और नाइट्रोजन की हानियों के दोनों की ही जानकारी जो है वो हमें होनी जरूरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे कि फास्फोरस के कार्य क्या क्या है, फास्फोरस के लाभ क्या क्या है, और फास्फोरस की अगर अधिकता हो जाए तो फिर उसकी हानियां क्या क्या है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।